कुछ लोग यादों में अमर हो जाते हैं। आप यदि भारतीय हैं तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भुलाए नहीं भूल सकते। इनके किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका ठीक ठीक इतिहास आपको बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलेगा। इतिहास की दृष्टि से भी देखें तब भी पृथ्वीराज चौहान का बहुत महत्व है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें कहां कहां से जानकारी मिलती है। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों से हम सभी वाकिफ हैं, पर वो काव्यात्मक ज्यादा है, ऐतिहासिक कम। रासो साहित्य ऐसा ही होता है, लेकिन रासों से ज्यादा विश्वसनीय है पृथ्वीराज विजय नाम का महाकाव्य, जिसे कश्मीरी मूल के इतिहासकार और पृथ्वीराज के दरबारी कवि जयानक ने लिखा है। ये अलंकारिक जरूर है, लेकिन फिर भी इसमें इतिहास के अंश मिल जाते हैं। फिर अन्य जैन ग्रंथ जैसे पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और मुस्लिम स्रोत जैसे ताजुल मासिर, तबकात ए नासिरी और फरिश्ता का लिखा हुआ इतिहास वगैरह, इन सब से भी हमें पृथ्वीराज के बारे में जरूरी जानकारी मिलती है। ये तो हो गया साहित्य। फिर पृथ्वीराज और उनके पूर्वजों के कुछ अभिलेख मिले हैं, और खुद पृथ्वीराज के सिक्के भी उनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करने से पहले जरा हम उनके पूर्वजों को समझ लेते हैं। चौहान या चाहुमान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं, और इससे कई सारी लोक कथाएं, जनश्रुतियां, किस्से, कहानियां वगैरह जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज रासों में एक पौराणिक कथा आती है, जिसके अनुसार म्लेच्छों के संहार के लिए आबू पर्वत पर ऋषियों ने यज्ञ किया। इस यज्ञ से 4 शस्त्रधारी योद्धा उत्पन्न हुए, प्रतिहार, प्रमर, चौलुक्य या चालुक्य और चाहुमान यानी चौहान। और जिस तरह से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होते हैं, उसी तरह से इनको अग्निवंशी कहा गया। हालांकि खुद चौहानों ने अपने आप को कभी अग्निवंशी नहीं कहा, वो तो स्वयं को इक्ष्वाकु वंशी यानी सूर्यवंशी बताते थे। लेकिन एक दावा चौहानों के विप्रवंशी होने का भी है। कुछ इतिहासकार इनके पूर्वजों को ब्राह्मण बताते हैं, तो कुछ तो इनको हूणों से भी जोड़ देते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है इतिहासकारों का, जो अन्य राजपूतों की तरह ही चौहानों को भी विदेशी मूल का मानता है। तो ये बेहद गर्म बहस का मुद्दा है। लेकिन चौहानों का आरंभिक स्थान सपादलक्ष या शाकंभरी था, जो अब जयपुर के पास सांभर कहलाता है, और इस बात को लेकर इतिहासकार बिल्कुल स्पष्ट हैं। चौहान या चाहुमान वंश की स्थापना सन 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा शाकंभरी में की गई, और वासुदेव ने अहिछत्र को अपनी राजधानी बनाया, जो कि अब नागौर जिले में है। ये बात उस समय की है जब हूणों के आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, और तब से मात्र 20 साल पहले यशोधर्मा ने हूणों को बुरी तरह से कुचला था। तो चौहानों की ये शाकंभरी शाखा सबसे पुरानी और मूल शाखा है। वासुदेव चौहान के बाद की वंशावली जरा धुंधली सी है। इसके सीधे 150 साल बाद चौहानों का नाम तब प्रकट होता है जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। इसी समय चौहान शासक अजयराज प्रथम का शासन शुरू हुआ, और 14वीं शताब्दी के ऐतिहासिक स्रोत प्रबंध कोश में कहा गया है कि अजयराज प्रथम ने अजय मेरू शहर बसाया, जिसे आज हम अजमेर कहते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार अजमेर की स्थापना अजयराज द्वितीय ने की थी। तो एक संभावना बनती है कि चौहानों ने अरबों को हराया, अजयराज प्रथम ने अजमेर की स्थापना की, और फिर अजयराज द्वितीय ने इसको अपनी राजधानी बनाया। अजयराज के बाद के चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के मांडलिक थे, और उन्होंने प्रतिहारों के कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में भाग लिया, जैसे कि सम्राट वत्सराज का बंगाल अभियान। राजनीति का सिद्धांत है कि जब जब बड़े साम्राज्यों का पतन होता है, तब कई स्वतंत्र राज्य उभरते हैं। गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिपाल प्रथम की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य कमजोर हो गया, और मांडलिक प्रतिहारों से पल्ला झाड़कर अलग होने लगे। इन्हीं में से एक थे शाकंभरी चौहान शासक सिंहराज या सिंहराज, जिन्होंने सन 944 के आसपास महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और स्वतंत्रता की घोषणा की। सिंहराज का शासन 971 तक चला, और फिर उनके पुत्र विग्रहराज द्वितीय का शासन आया।
इसी बीच सिंहराज के छोटे भाई लक्ष्मण ने सन 950 ईस्वी के आसपास पाली जिले में चौहानों की नाडोल शाखा की स्थापना की और इसी से आगे चलकर चौहानों की जालोर शाखा निकली। विग्रहराज द्वितीय का शासनकाल कुछ लंबा चला और उन्होंने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत की। इन्होंने अपने राज्य का काफी विस्तार किया और सन 998 तक राज किया, जब महमूद गजनवी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। महमूद गजनवी की गाज बचे खुचे प्रतिहार साम्राज्य पर गिरी और कुछ ही समय में प्रतिहार साम्राज्य का भी अंत हो गया। पूरी संभावना है कि गजनवी सेनाओं की चौहानों से टक्कर हुई हो और चौहानों ने उनको हराकर अपने इलाके में घुसने न दिया हो। विग्रहराज द्वितीय के बाद चौहानों की लगभग 100 साल तक कई पीढ़ियां आई। गजनवियों और चौहानों का संघर्ष बदस्तूर जारी रहा। ये युद्ध गजनवी सुल्तानों के साथ न होकर उनकी सेनाओं के साथ होते थे। अब तक मालवा के परमार राजा भोज के काल में परमारों और चौहानों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। राजा भोज ने शाकंभरी पर चढ़ाई की और वीर्यराम चौहान की हत्या कर दी। सन 1055 में राजा भोज की मृत्यु के बाद वीर्यराम के पुत्र चामुंडराज ने शाकंभरी फिर से ले ली। चामुंडराज ने गजनवी आक्रमणकारियों को भी पराजित किया। चौहानों की ताकत बढ़ रही थी और गुजरात के सोलंकियों की भी, तो दोनों की आपसी टक्कर देर सवेर तय थी। चामुंडराज के बाद दुर्लभराज तृतीय के काल में चौहानों और गुजरात के चालुक्यों यानी सोलंकियों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हुआ। दुर्लभराज तृतीय ने भी गजनवी आक्रमणकारियों को पराजित किया। दुर्लभराज तृतीय के बाद विग्रहराज तृतीय यानी विशाल ने परमार राजकुमारी राजमती से विवाह किया और परमारों के साथ शांति स्थापित की। गजनवियों ने अपनी परंपरा के अनुसार सतलज के दक्षिण में आक्रमण किया और विग्रहराज ने अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद पृथ्वीराज प्रथम का शासन आया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इन्होंने सोलंकियों के पुष्कर पर किए गए एक हमले को बेकार कर दिया। पृथ्वीराज प्रथम ने भी गजनवियों को पराजित किया। इन्होंने शैव और जैन संप्रदायों को भी काफी बढ़ावा दिया। फिर सन 1110 में आए अजय राज द्वितीय, जिन्हें चौहान राज्य को साम्राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अजय मेरू को अपनी राजधानी बनाया और अरावली की पहाड़ियों में बीठली की पहाड़ी पर तारागढ़ नाम का एक मजबूत किला बनवाया। अजय राज द्वितीय ने उज्जैन पर आक्रमण करके वहां के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया। पृथ्वीराज विजय और अन्य मुस्लिम स्रोतों से हमें पता चलता है अजय राज द्वितीय ने भी गजनवी सेनाओं को पराजित किया। इतिहासकार BR सिंह के हिसाब से अजय राज ने खुद सुल्तान को पराजित किया था। अजय राज द्वितीय ने आस पड़ोस के 3 राजाओं को भी पराजित किया। ये छोटे छोटे शासक होंगे। अजय राज द्वितीय ने अपने जीवन काल में ही संन्यास ले लिया और सन 1135 में अपने पुत्र अर्णोराज को सिंहासन सौंप दिया। सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह ने अजमेर पर आक्रमण किया और अर्णोराज को पराजित किया, लेकिन भविष्य में अच्छे संबंधों के लिए सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ कर दिया। अर्णोराज चौहान ने तुर्कों की एक सेना को पराजित किया। संभवतः ये गजनवी रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इसी विजय के उपलक्ष्य में अर्णोराज ने चंद्रा नदी पर अर्णो सागर झील बनवाई, जो आज अना सागर कहलाती है। अर्णोराज ने जैन आचार्यों के प्रभाव में आकर पशुवध पर भी रोक लगा दी। इसके परिणाम हम आगे चलकर देखेंगे। अर्णोराज ने गुजरात चालुक्यों के मामले में हस्तक्षेप किया तो सिद्धराज जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमार पाल ने अर्णोराज को सिरोही के निकट पराजित कर दिया। लेकिन अर्णोराज को दिल्ली के तोमरों के विरुद्ध खासी सफलता मिली, जिसका वर्णन अजमेर प्रशस्ति में मिलता है। सन 1150 अथवा 1155 में अर्णोराज की हत्या उन्हीं के अयोग्य पुत्र जगतदेव ने कर दी, लेकिन जगतदेव ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सका और अर्णोराज के दूसरे पुत्र यानी जगतदेव के भाई विग्रहराज ने जगतदेव को पराजित करके सिंहासन से बेदखल कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार विग्रहराज ही चौहान वंश के वो पहले शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। सम्राट विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज ने सन 1151 और 58 के बीच तोमरों को पराजित किया और दिल्ली, हरियाणा और हस्तिनापुर पर अधिकार कर लिया और अब तोमर चौहानों के मांडलिक बनकर रह गए। विग्रहराज ने गुजरात के चालुक्यों को पराजित करके अपने पिता की हार का प्रतिशोध लिया और नाडोल और जालोर के चौहानों को फिर से शाकंभरी शाखा के अधीन कर लिया।
सोमदेव के इतिहास के अनुसार विग्रहराज ने गजनवी सुल्तान खुसरो मलिक की सेना को बुरी तरह से हराया और इसकी पूरी संभावना है शायद इसी समय ताबार हिंद यानी भटिंडा चौहानों के अधीन हो गया। विग्रहराज के दिल्ली शिवालिक स्तंभ के अनुसार इस समय चौहानों का राज्य हिमालय की तलहटी और सतलज से लेकर गुजरात तक फैला हुआ था। एक विजेता होने के अलावा सम्राट विग्रहराज चतुर्थ एक कुशल साहित्यिक विद्वान भी थे और इन्हें हरिकेली नामक नाटक की रचना का श्रेय दिया जाता है और इन्होंने कई विद्वानों को भी आश्रय दिया जिसके कारण ये कवि बांधव भी कहलाए। गुर्जर प्रतिहारों के जमाने में शौरसेनी प्राकृत में भरपूर परिवर्तन आए और वर्तमान हिंदी रूप लेने लगी। चौहानों के काल में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। दिल्ली के कुतुब परिसर में जो टूटे फूटे मंदिर आपको दिखते हैं वहां जैन मंदिर तो थे ही, लेकिन वहां संभवतः एक संस्कृत पाठशाला भी हुआ करती थी। विग्रहराज ने बीसलपुर नामक कस्बे की स्थापना की जहां आज एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है। इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण विग्रहराज का शासनकाल चौहान राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है जिसमें चौहान उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। किसी भी विदेशी आक्रांता को भारत में घुसने से पहले चौहानों से निपटना आवश्यक था। इनके बाद अमर गांगे या अपर गांगे अगले चौहान शासक बने पर इनका शासनकाल काफी छोटा रहा। अपर गांगे की हत्या करके पृथ्वीराज द्वितीय अजमेर के शासक बने। इनका शासनकाल भी केवल 4 वर्ष चला जिस दौरान इन्होंने हांसी के किले को मजबूत किया। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद सन 1169 में सोमेश्वर का शासन आया। इनका बाल्यकाल गुजरात के चालुक्य घराने में बीता था और वहीं इनका विवाह कलचुरी राजकुमारी कर्पूर देवी से हुआ। इन्हीं के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय, हमारी कहानी के महानायक। सोमेश्वर चौहान ने कई मंदिर और इमारतें बनवाई। पृथ्वीराज रासों में ऐसा वर्णन है कि सन 1178 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने अजमेर पर आक्रमण किया और सोमेश्वर की हत्या कर दी। तो सन 1178 में सिंहासन पर बैठे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के जन्म को लेकर अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों से अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद हैं, लेकिन कई इतिहासकारों के हिसाब से इनका जन्म सन 1166 ईस्वी में गुजरात के पाटन में हुआ जिसे उस जमाने में अनिलवाड़ा कहा जाता था, जो पहले चावड़ा राजवंश और फिर सोलंकियों की राजधानी बनी। पिछले भाग में हमने देखा कि पृथ्वीराज के पिता अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान थे और पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी था जो कि एक कलचुरी राजकुमारी थी। इनका पृथ्वीराज के चरित्र निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में जीजाबाई का। सन 1177 में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद अजय मेरू के सम्राट बने पृथ्वीराज चौहान महज 11 वर्ष की उम्र में। उस समय भारत के सियासी हालात यानी राजनीतिक स्थिति क्या थी वो आप इस नक्शे में देख सकते हैं। उस समय भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे और उत्तर पश्चिम भारत यानी मोटा मोटी सिंधु घाटी महमूद गजनवी के बाद से इस्लामिक जगत का हिस्सा बन चुका था। बात जब सिक्के के एक पहलू की होती है तो उसके दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस्लामिक जगत के बाहर के भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ की स्थानीय संस्कृति में रंगे हुए जो भी लोग यहाँ रहते थे उन्हें उस समय के इस्लामिक जगत में हिंदू कहा जाता था और अब तक यह शब्द व्यवस्थित रूप से इस्लामिक जगत में प्रचलित हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि इस समय भारत में कई हिंदू राज्य उभर आए थे जो आपस में लड़ भिड़कर एक दूसरे को लहूलुहान करते रहते थे। पिछले भाग में हमने ये भी देखा था कि विग्रहराज चतुर्थ के दिग्विजय अभियानों के कारण चौहान साम्राज्य उत्तर भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था, लेकिन इनके मुकाबले में कन्नौज और काशी के गहाड़वाल भी थे और गुजरात के चालुक्यों से तो इनकी आए दिन झड़पें होती रहती थी। पिछले कुछ समय से नाडोल और जालौर के चौहान और माउंट आबू के परमार गुजरात के सोलंकियों के प्रभाव में थे। मालवा के परमार राजा भोज के बाद परमारों की शक्ति घट रही थी। ग्वालियर के आसपास कच्छप घात राज कर रहे थे। खजुराहो के मंदिर बनाने वाले चंदेल शासक बुंदेलखंड में थे और नर्मदा के उस पार दक्कन में पश्चिमी चालुक्य भी अब पतन की ओर जा रहे थे। मौका देखकर उनके मांडलिक, महाराष्ट्र के देवगिरी के यादव, तेलंगाना के वारंगल के काकतीय
और कर्नाटक के द्वार समुद्र के होयसल स्वतंत्र हो गए। तमिल क्षेत्र के चोल साम्राज्य का सूरज डूबने ही वाला था और उन पर उन्हीं के मांडलिक मदुरई के पांड्य हावी हो चुके थे। उड़ीसा में पूर्वी गंग वंश का शासन था और बंगाल में सेन वंश का। इन्होंने कभी भी विदेशी आक्रमणों का दंश नहीं झेला था, तो ये वैसे ही बेखौफ, बेखबर और बेफिक्र होकर राज कर रहे थे। कुल मिलाकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में राजनैतिक एकता की सख्त कमी थी। गुर्जर प्रतिहारों के बाद अब अगर कोई उत्तर और मध्य भारत को एक कर सकते थे तो वो थे चौहान और गढ़वाल। सन 1177 में केवल 11 बरस की उम्र में पृथ्वीराज चौहान अजय मेरू के सिंहासन पर बैठे और नाबालिग होने के कारण शुरू में इनकी माता और प्रतिभावान मंत्री कदम्बवास शासन चलाते थे। लेकिन पृथ्वीराज के संबंधी और विग्रह राज के पुत्र नागार्जुन ने मौके का फायदा उठाया और पृथ्वीराज को अयोग्य शासक बताते हुए विद्रोह कर दिया, जैसा कि अक्सर इतिहास में महत्वाकांक्षी लोग किया करते हैं। नागार्जुन को चुपके से मदद कर रहे थे दिल्ली के तोमर। ठीक इसी समय भारत की उत्तर पश्चिम दिशा से एक बड़ा तूफान तेजी से आगे बढ़ा चला आ रहा था। ये तूफान था गजनी का सूबेदार शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी ने सन 1175 में सिंधु नदी पार करके मुल्तान पर कब्जा कर लिया। फिर उसने सिंध के एक बड़े हिस्से को दबोच लिया। सन 1178 में राजस्थान के रेगिस्तान में बसे लोद्रवा पे हमला किया, जो कि भाटी राजपूतों की राजधानी थी। इससे तंग आकर भाटियों ने जैसलमेर के मजबूत किले को अपना मुख्यालय बनाया, तो यहां से गौरी के लिए गुजरात का रास्ता खुल गया। लेकिन सोलंकियों ने माउंट आबू के पास कयादरा के घमासान युद्ध में गौरी के इस तूफान को तार तार कर दिया। इस भयानक हार के बाद मोहम्मद गौरी ने ताउम्र गुजरात का रुख नहीं किया। इस समय पृथ्वीराज नागार्जुन के विद्रोह को कुचलने में व्यस्त थे, लेकिन दरवाजे की इस दस्तक को एक 12 साल का किशोर कितना समझ पाया होगा, ये कहना कठिन है। लेकिन केवल 12 वर्ष के पृथ्वीराज ने अपने मंत्रिमंडल की मदद से नागार्जुन के इस भयानक विद्रोह को कुचल डाला। विद्रोहियों के सरों को अजय मेरू के तारागढ़ किले पर लटका दिया गया, लेकिन नागार्जुन के परिवार के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। केवल 12 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान ने सबको जता दिया कि होशियार, अब हम हैं सम्राट। तो इस तरह से पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे। इसके बाद शुरू होता है पृथ्वीराज के जीवन का वो अध्याय जो लोक कथाओं और कपोल कहानियों की भीड़ में पीछे छूट जाता है। कुछ साल बाद जब पृथ्वीराज राज्य से जुड़े निर्णय खुद लेने लगे, तभी कदम्बवास की अचानक मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे पृथ्वीराज के एक और मंत्री प्रताप सिंह का हाथ था, लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसको खारिज किया है। शासन पर पकड़ मजबूत हो जाने के बाद सन 1182 में पृथ्वीराज ने हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसे भंडाणकों का दमन किया। भंडाणक एक बहुत शक्तिशाली जाति थी, जो विग्रहराज के जमाने से चौहानों के लिए सरदर्द बनी हुई थी। इस अभियान से पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और ऐसा मालूम होता है कि अब उन्होंने दिल्ली को भी एक मजबूत गढ़ बनाने का निर्णय ले लिया था। कुतुब मीनार के पास किला राय पिथौरा के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। अब पृथ्वीराज ने जेजक भुक्ति यानी बुंदेलखंड पर नजर डाली, जहां चंदेल राज कर रहे थे। चंदेलों के 3 मुख्यालय थे, कालिंजर, खरजूर वाहक यानी खजुराहो और महोत्सव नगर यानी महोबा। तो पृथ्वीराज ने सन 1182 में बुंदेलखंड पर हमला किया। चौहानों और चंदेलों के संघर्ष को लेकर कई सारी लोक कथाएं प्रचलित हैं। चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति मलखान, आल्हा और उदल के नाम तो आज भी बुंदेलखंड के बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। इसी घटना से जुड़ा हुआ है महोबा का कजली मेला। इसके पीछे की लोक कथा के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय ने चंदेल राजकुमारी चंद्रावल का हरण करने की कोशिश की, जिसे आल्हा और उदल ने बचाया। तो ये त्योहार यहाँ की महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है और राखी के अगले दिन मनाया जाता है। साल 2022 में 840वां वार्षिक मेला होगा। ये तो थी लोक कथा। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज और चंदेलों के इस महासंग्राम में पृथ्वीराज का पलड़ा भारी रहा।
लेकिन आल्हा उदल की वीर गाथाएं अमर हो गईं। इस समय पृथ्वीराज की उम्र थी करीब 16 साल और इस किशोरावस्था में ही उन्होंने बुंदेलखंड तक अपना प्रभाव फैला लिया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। बुंदेलखंड के बाद अब पृथ्वीराज ने गुजरात के सोलंकियों से युद्ध शुरू किया। पृथ्वीराज रासों में बताया गया है कि पृथ्वीराज ने सोलंकी नरेश भीम द्वितीय को मारकर अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया। लेकिन इतिहास कहता है कि भीम द्वितीय का शासन सन 1240 तक चला, कुल 62 साल, यानी पृथ्वीराज की मृत्यु के भी 48 साल बाद तक। तो सोमेश्वर चौहान की सोलंकियों द्वारा हत्या की पृथ्वीराज रासों की कहानी को इतिहासकार खारिज करते हैं। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि पृथ्वीराज ने सोलंकियों से संग्राम किया और अर्बुद यानी माउंट आबू के परमारों पर दबाव बनाया, लेकिन आखिरकार सोलंकियों से संधि हो गई। उधर अपनी हार के बाद चंदेल शासक परमार्दी देव ने गहाड़वाल नरेश जयचंद्र से संधि कर ली। तो अब समय आ गया है कि हम जयचंद्र के पुरखों को जरा समझ लें। हम तब से करीब 100 साल पीछे जाते हैं, जब सन 1090 के आसपास कलचुरी राज्य को ग्रहण लग गया था और कलचुरियों के सामंत चंद्रदेव ने बनारस को अपना केंद्र बनाकर गहाड़वाल राज्य की स्थापना की। आमतौर पर यही माना जाता रहा है और लोक कथाओं में भी यही प्रचलित है कि गहाड़वालों की राजधानी कान्यकुब्ज यानी कन्नौज थी। लेकिन गहाड़वालों से जुड़े अधिकांश सिक्के और उनके अभिलेख बनारस क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। काशी विश्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि शुरुआती भव्य मंदिर चंद्रदेव ने ही बनवाया था। गहाड़वालों ने और भी कई भव्य मंदिर बनवाए। चंद्रदेव के बाद अगले गहाड़वाल शासक बने मदनपाल और फिर गोविंद चंद्र, जिन्हें इस वंश का सबसे महान शासक बताया जाता है। गोविंद चंद्र के काल में इस राज्य की शक्ति काफी बढ़ी और गहाड़वाल गंगा के मैदानों पर छा गए। संभवतः इसी दौरान कन्नौज भी गहाड़वालों के कब्जे में आ गया होगा। उस जमाने में कन्नौज पर अधिकार का सपना उत्तर भारत का हर राजा देखा करता था। अब हम आपसे यहां निवेदन करेंगे कि एक बार फिर से हमारा गुर्जर प्रतिहार का वीडियो देखिएगा, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि उस जमाने में उत्तर भारत में कन्नौज की वही हैसियत थी जो आज दिल्ली की है। ऐसे संकेत मिलते हैं कि गोविंद चंद्र ने तुर्कों के कई हमलों को विफल किया। ये सब गजनवी सैनिक थे जो ईच बीच में छापे मारते थे। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा विष्णुहरि शिलालेख भी गोविंद चंद्र के समय का है। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र का शासन आया, जब चौहानों और गहाड़वालों के बीच टक्कर शुरू हुई। विजय चंद्र ने कई विद्वानों को आश्रय दिया। विजय चंद्र के दान से कई मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थान चलते थे। विजय चंद्र के बाद जयचंद्र अगले शासक बने, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। 12वीं सदी के अंतिम चरण में चौहान साम्राज्य और गहाड़वाल साम्राज्य दोनों उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य थे और एक जंगल में दो शेर एक साथ कभी नहीं रह सकते। ऊपर से कन्नौज जैसे महानगर का सवाल। हालांकि यह स्पष्ट है कि पृथ्वीराज के समय कन्नौज पर जयचंद्र का ही राज था, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां भी जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच झगड़ा कन्नौज के लिए ही हुआ होगा। कब, कहां और कैसे ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में इस प्रसंग को बहुत ही रंगा ढंगा कर बड़े ही खूबसूरत और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जयचंद्र की बेटी संयोगिता का पृथ्वीराज द्वारा हरण किया जाना और फिर जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच महासंग्राम, ये कथानक कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण जैसा है। अधिकांश इतिहासकार तो संयोगिता के अस्तित्व को ही नहीं मानते, और अगर आप भी कल्पना के उड़न खटोले से बाहर झांककर वास्तविकता और व्यावहारिकता के नजरिए से देखें तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कहानियां आखिर मन बहलाने के लिए ही होती हैं या फिर प्रेरित करने के लिए। इस कहानी के माध्यम से कवि ने पृथ्वीराज के शौर्य और पराक्रम को समझाने की कोशिश की है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में 3 महत्वपूर्ण संदेश छुपे हुए हैं। पहला, कि चौहानों और गहाड़वालों के बीच कितनी गहरी दुश्मनी थी, जैसी कि 2 पड़ोसी राज्यों के बीच स्वाभाविक रूप से होती है। दूसरा, कि अपने निजी स्वार्थों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए राजा किस पैमाने पर अपने ही वफादारों की बलि दे दिया करते थे। और तीसरा, दोनों राज्य आपस में लड़ भिड़कर किस हद तक कमजोर हो चुके थे। अपने अभियानों से पृथ्वीराज चौहान ने अपना प्रभाव मंडल तो बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ देखें
तो उन्होंने अपने सारे पड़ोसियों से रिश्ते बिगाड़ लिए। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र कमजोर पड़ गए और इसका फायदा किसी तीसरी ताकत को हुआ, और ये तीसरा आदमी था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर प्रांत से आया था। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां का जीवन अत्यंत कठोर है। इस पर आप हमारी मोहम्मद गोरी की प्लेलिस्ट देखिएगा, जिसमें हमने मोहम्मद गोरी की इस जन्मभूमि के बारे में बताया है, उसके पूर्वजों के बारे में भी बताया है और उसके भारत पर हमलों की भी चर्चा की है। सन 1163 में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई गयासुद्दीन सम्राट बना। दोनों भाइयों ने मिलकर सन 1173 में गजनवी सुल्तान खुसरो मलिक को गजनी से लाहौर भगा दिया। फिर मोहम्मद गोरी गजनी का राज्यपाल बना, वहां का सूबेदार बना। सन 1175 में उसने मुल्तान पर कब्जा कर लिया और सन 1178 में भाटियों के राज्य और गुजरात पर हमला किया, जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। गुजरात में गोरी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और उसका सोमनाथ लूटने का सपना अधूरा रह गया। गुजरात की करारी हार के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमले का एक नया रास्ता अपनाया। सन 1186 में उसने आखिरी गजनवी सुल्तान खुसरो मलिक को मारकर गजनवी साम्राज्य का सफाया कर डाला। अब गोरी साम्राज्य सतलज तक फैल गया था और उस पार था चौहान साम्राज्य। तभी मोहम्मद गोरी को बड़े भाई का बुलावा आया कि जल्दी वापस आओ, सल्जुकी और खवारजमी परेशान कर रहे हैं। तो मोहम्मद गोरी अपने कुछ सिपाहियों को पंजाब में छोड़कर सल्जुकों से लड़ने मध्य एशिया पहुंच गया और उसने लगभग पूरे खुरासान पर अधिकार कर लिया। सन 1190 में वो लाहौर वापस आया और कुछ ही समय बाद उसने चौहानों के एक मजबूत गढ़ ताबार हिंद यानी भटिंडा पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इसे सरहिंद बताया है। जो भी हो, भटिंडा और सरहिंद दोनों ही चौहानों के अधीन थे। भटिंडा पर लहराता गोरी का परचम पृथ्वीराज चौहान के लिए एक खुली चुनौती था। इसका जवाब देने की तैयारी में पृथ्वीराज ने अपने सामंत तोमर राजा गोविंद राज को अपने साथ मिला लिया, लेकिन इतना काफी नहीं था। अब एक सवाल हर भारतीय जरूर पूछता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कितने युद्ध हुए थे। इसका कोई एक जवाब नहीं है। अलग अलग भारतीय स्रोतों में अलग अलग संख्या बताई गई है। खुद पृथ्वीराज रासो के भी कई संस्करण हैं और ये 17 बार की गिनती न जाने कहां से आई है। लेकिन मुस्लिम स्रोतों और प्रामाणिक इतिहासकारों ने केवल 2 ही युद्धों की बात कही है। तो हो सकता है कि ये 17-20 वगैरह की गिनतियां या तो सरहद पर मामूली झड़पों की हैं या फिर अतिशयोक्ति है। हालांकि फलोदी अभिलेख के अनुसार एक और युद्ध की संभावना है। बहरहाल छोटी झड़पें चाहे जितनी हुई हों, बड़े युद्ध तो 2 ही हुए थे, एक ही जगह, एक ही मैदान में। दिल्ली और पानीपत से उत्तर में हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास तरावड़ी या तराइन में। सन 1191 ईस्वी तरावड़ी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। दोनों सेनाओं की गिनती को लेकर काफी मतभेद हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सम्राट पृथ्वीराज की सेना गिनती में लगभग 50,000 थी, लेकिन उसमें बहुत से प्रशिक्षित फौजी नहीं थे, बल्कि किसान वगैरह थे जो हथियार चलाना जानते थे। ये ज्यादातर पैदल सिपाही हुआ करते थे और ये सेना पुराने भारतीय ढर्रे की चतुरंगिणी सेना जैसी थी, जिसमें सेना के 4 अंग हुआ करते थे: हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। रथों का जमाना खत्म हुए कुछ 700-800 साल बीत चुके थे और राजपूतों की इस सेना में सामंती तत्व भी प्रबल था। इसके ठीक उलट गोरी की सेना गिनती में भले ही 15 से 22,000 हो, लेकिन वो प्रशिक्षित थी। हमलों और युद्धों का उसको अच्छा खासा अनुभव था और इस सेना का सबसे घातक अंग था ताजिक घुड़सवार तीरंदाज। एक तो खुरासान के तेज तर्रार घोड़े, जो भारत की आबो हवा में सुस्त हो चुके अरबी घोड़ों से कई गुना बेहतर थे, ऊपर से इन खुरासानी घोड़ों पर सवार मध्य एशिया के पारंपरिक और माहिर तीरंदाज, जिन्हें पिछले 1,25,000 साल की 10 पीढ़ियों से ये कला विरासत में मिली थी और तीरंदाजी इनके खून में थी।
फिर इनके उस जमाने के हिसाब से अत्याधुनिक क्रॉसबो और उनके कंपोजिट धनुष, बेहद सटीक, बेहद असरदार, बहुत तेज, दूर तक मार करने वाले और बेमिसाल। इनके आगे भारत के बेचारे बांस के धनुष और चलाने में मुश्किल। तो ये बेहतरीन ताजिक तीरंदाज और तुर्क घुड़सवार किसी भी सेना के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, लेकिन राजपूतों के पास थी उस जमाने की बेहतरीन दुधारी खंडा तलवारें, और वो भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारतीय इस्पात से बनी हुई, जिनके आगे फारसी मूल की शमशीर और खिलिज तलवारें काफी कमजोर थीं। राजपूत माहिर तलवारबाज भी थे, तो जाहिर है कि भले ही दूर की लड़ाई में तीरंदाज बाजी मार जाएं, लेकिन पास की लड़ाई यानी नजदीकी लड़ाई में राजपूतों को हराना बहुत मुश्किल था। गोरी की सेना में सबसे खास थे गुलाम घुड़सवार, जो भाला चलाने में माहिर थे। इन्हीं में से उभर कर आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन राजपूत सेना का सबसे खतरनाक हथियार था हाथी। मुस्लिम स्रोतों में हाथियों का आतंक साफ झलकता है। हालांकि हाथियों के अपने नुकसान हुआ करते थे। जो हाथी छोटे से अंकुश से काबू में हो जाता है, वो तीरों और भालों की नोक से तो कितना परेशान होता होगा, और फिर भगदड़ में अपने पराये का फर्क भूलकर वो अपनी ही सेना को रौंदता हुआ निकल जाता था। फिर भी दुश्मन को आतंकित करने के लिए हाथी का कोई तोड़ नहीं था। घोड़े उनको देखकर ही भाग खड़े होते थे। तुर्क सेना में मोहम्मद गोरी के अलावा दो सबसे खास सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और काजी जियाउद्दीन तुलाकी। सम्राट पृथ्वीराज की सेना में उनके अलावा प्रमुख सेनापति थे गोविंदराज, उदयराज और स्कंद। फिर मध्य एशिया में युद्ध करते करते, भयानक शत्रुओं से लड़ते लड़ते मोहम्मद गोरी की व्यूह रचना बेहद परिपक्व थी। दूसरी ओर राजपूत सेना खुले मैदानों का युद्ध अच्छे से लड़ लेती थी। मोहम्मद गोरी की व्यूह रचना खास तुर्की पद्धति की थी। इसमें दायां बाजू, बायां बाजू और केंद्र हुआ करते थे, जिसमें कुछ 2000 गुलाम सैनिक भी तैनात थे, जिनकी अगुवाई कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। केंद्र के पीछे अपने गुलाम सैनिकों के साथ गोरी था, जो अपनी पूरी सेना का संचालन कर रहा था। इसके मुकाबले में पृथ्वीराज ने अपनी सेना को भारतीय ढंग से तैनात किया था, जिसमें दायां बाजू, बायां बाजू और केंद्र था। बीच बीच में पैदल सिपाही भी थे। हाथियों को सबसे आगे रखा गया था, दीवार की तरह। बीच के मोर्चे पर पृथ्वीराज और गोविंदराज थे, और बाकी के दो सेनापति दाएं और बाएं बाजू पर। स्वयं पृथ्वीराज केंद्र के पीछे हाथी पर सवार थे और अपनी पूरी सेना का संचालन कर रहे थे। युद्ध का आगाज किया गोरी ने अपने खतरनाक तीरंदाजों को आगे भेजकर पृथ्वीराज के हाथियों पर हमला करके, इस उम्मीद में कि तीरों की बौछार से तिलमिलाकर हाथी भाग खड़े होंगे और अपनी ही सेना को कुचलते हुए निकल जाएंगे। खुले मैदानों के हिसाब से ये एक अच्छी चाल थी, लेकिन पृथ्वीराज ने इससे भी बेहतर चाल चली। उन्होंने अपनी सारी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देकर मुंहतोड़ जवाब दिया। इसे कहते हैं फुल फ्रंटल असॉल्ट। यह हमला न सिर्फ भारी था, बल्कि इसमें गजब की तेजी थी। आप कल्पना कीजिए कि लड़ाकू हाथी एक कतार में दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बुलडोजरों ने हमला किया है। तीरंदाज तो मैदान में टिके रहते, लेकिन अगर घोड़े ही अपने सवारों को लेकर भाग खड़े हों, तो बेचारे तीरंदाज क्या करें। सामने से जान बचाकर भागकर आती हुई अपनी ही सेना को देखकर मुख्य सेना के पैर कांपने लगे, और फिर उनके पीछे से निकलकर आई बुलडोजरों की दीवार, हाथियों की कतार, जो कि बड़ी तेजी से कुचलने चली आ रही थी। किसी तरह से हिम्मत बटोरकर तुर्कों ने आगे बढ़कर कड़ी टक्कर दी, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल साबित हुई। तुर्क हालांकि बहुत बहादुर लड़ाकू थे, लेकिन पास की लड़ाई में यानी नजदीकी लड़ाई में उनकी हार तय थी। ऊपर से राजपूतों का संख्या बल, तो तुर्कों के दाएं और बाएं बाजू ढीले पड़ गए, और मौका पाते ही पृथ्वीराज ने गोरी के केंद्र पर दबाव बढ़ा दिया। काफी देर के कड़े मुकाबले के बाद अब तुर्कों के पांव उखड़ने लगे। गोरी को हर मोर्चे पर हार दिख रही थी, लेकिन उसने खुद ने हार नहीं मानी। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनमें फिर से उत्साह जगाने के लिए गोरी खुद लड़ाई में कूद पड़ा।
लेकिन ये एक और बड़ी भूल थी। गोरी गोविंद राज से जा भिड़ा, जो कि हाथी पर सवार था। दोनों में भयंकर टक्कर हुई और दोनों घायल हो गए। गोरी की हालत ज्यादा दयनीय थी और वो अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसकी ये हालत देखकर उसकी सेना में हाहाकार मच गया। तभी उसका एक गुलाम वफादार आगे आया और उसे सुरक्षित बचाकर मैदान से निकाल ले गया। ये देखकर सारी तुर्क सेना में भगदड़ मच गई और युद्ध का परिणाम आईने की तरह साफ हो गया। राजपूतों ने भागती तुर्क सेना का पीछा किया, लेकिन ज्यादा आगे न जा सके और खुरासानी घोड़े सबको बचाकर ले गए। तो तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई और मोहम्मद गोरी की करारी हार। लेकिन यह आखिरी लड़ाई नहीं थी। सन 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने एक भयानक हार का स्वाद चखाया। गोरी का गुलाम सिपाही उसे जख्मी हालत में मैदान से बचाकर सतलज नदी के पार निकाल ले जाने में कामयाब रहा। राजपूतों ने भागती तुर्क सेना का कुछ 25 मील पीछा किया, लेकिन बेहतर घोड़ों के कारण बचे हुए सैनिक भी सतलज नदी पार कर गए। लेकिन गोरी ने 2000 सैनिकों को जियाउद्दीन तुलाकी की कमान में ताबर हिंदा यानी भटिंडा के किले में तैनात कर रखा था कि वो राजपूतों का रास्ता रोककर उन्हें भटिंडा में उलझाए रखें और गोरी को फिर से हमला करने की तैयारी का समय मिल सके। ये घेराबंदी काफी लंबी चलने वाली थी, तो पृथ्वीराज ने इसकी कमान अपने सेनापतियों के हाथ में दी और वो अजय मेरू वापस लौट गए। ये घेराबंदी 13 महीनों तक चली, जिसके बाद भटिंडा फिर से चौहानों के कब्जे में आ गया। अब जरा घड़ी के कांटों को 13 महीने पीछे करके देखते हैं कि इस बीच मोहम्मद गोरी ने क्या किया। गोरी इस हार की बेइज्जती से अंदर तक बदले की आग में झुलस रहा था। उसने युद्ध में पीठ दिखाकर भागने वाले अपने सेनापतियों और सैनिकों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया। कहते हैं कि हार से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, तो मोहम्मद गोरी भी सोचने लगा कि आखिर वो हारा क्यों। उसकी समझ में आ गया कि इतनी छोटी सेना ले जाकर जीता नहीं जा सकता। दूसरी बात, उसे राजपूतों को पास की लड़ाई का मौका नहीं देना चाहिए था, जिसमें गोरी की हार तय थी। पिछली 2 लड़ाइयों में उसको हाथियों से लड़ने का भी अच्छा अनुभव हो गया था, तो गोरी फिर से लड़ने को तैयार हो गया। उसने नए सिरे से सेना खड़ी की और अब की बार पहले से तादाद में दुगुनी और तैयारी में तिगुनी सेना लेकर सन 1192 में वो फिर से सतलज पार आया और उसने भटिंडा पर कब्जा कर लिया। अब अजय मेरू चलकर देखते हैं कि इस 1.5 साल में पृथ्वीराज क्या कर रहे थे। एक तो वो भटिंडा की घेराबंदी अपने सेनापतियों के भरोसे छोड़ आए थे, जिन्होंने उसे 13 महीनों तक खींचा। फिर वो गोरी पर विजय की खुशी में साल भर झूमते रहे। लापरवाही की हद देखिए कि उन्होंने अपने बेहतरीन सेनापति स्कंद और उदयराज को गोरी के संभावित हमले को रोकने को तैयार रखने की जगह इधर उधर के मामूली अभियानों पर भेज दिया। इसकी जगह अगर वो इन्हीं सेनापतियों के साथ मुल्तान या लाहौर पर धावा बोल देते तो इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन आज तक भारत की जनता और उसी जनता के समान उसके नेताओं के पास एक धेले भर की भी दूरदृष्टि नहीं है। खैर, इस सवाल का जवाब पृथ्वीराज के साथ ही चला गया। पृथ्वीराज के पास यह भटिंडा पतन की खबर गोरी के एक प्रस्ताव के साथ आई थी। इस्लाम स्वीकार करो, गोरी का आधिपत्य स्वीकार करो, उसके मांडलिक बन जाओ या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। ध्यान रहे, इस समय तीसरा क्रूसेड चल रहा था, तो इस तरह की शर्तें हमारी समझ में आती हैं, लेकिन एक स्वतंत्र सम्राट इसको कैसे स्वीकार कर सकता था। पृथ्वीराज गोरी का मुकाबला करने चल पड़े। 1 बरस बाद उसी तराइन के मैदान में फिर से युद्ध की रणभेरी बजने वाली थी। अब आइए देखते हैं कि दोनों खेमों में सैनिकों की संख्या कितनी थी। दोनों तरफ के सैनिकों की संख्या को लेकर भारी मतभेद हैं। तब की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गोरी की सेना गिनती में करीब 60,000 होगी। हालांकि मुस्लिम स्रोतों में सेना करीब 1.5 लाख बताई गई है, लेकिन यह असंभव है क्योंकि साम्राज्य की आधी सेना तो गोर में ही होगी, वहां के खतरनाक पड़ोसियों से निपटने के लिए।
कुछ सेना पंजाब में होगी और कुछ इधर उधर के किलों पर। मुस्लिम स्रोतों के हिसाब से पृथ्वीराज की सेना लगभग 3 लाख बताई गई है, लेकिन यह अतिशयोक्ति है और 3,000 हाथी तो किसी भी हालत में मैदान में नहीं समा सकते थे। तो पृथ्वीराज की सेना 80,000 से लेकर 1 लाख रही होगी। पृथ्वीराज और गोरी दोनों की सेनाओं ने तराइन के मैदान में अपने अपने पड़ाव डाले। गोरी ने युद्ध से पहले कूटनीतिक चाल चलना शुरू कर दिया। उसने अपने भाई सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद के प्रतिनिधि के तौर पर पृथ्वीराज चौहान के सामने शांति प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने भटिंडा के किले की मांग की। असल में गोरी इन शांति वार्ताओं की आड़ में पृथ्वीराज के खेमे की तरफ अपनी सेना को अपनी रणनीति के हिसाब से जमा रहा था। उसका पृथ्वीराज का ध्यान भटकाने और उन्हें आश्वासन देकर बेफिक्र करने का मकसद सफल रहा। तो अब राजपूतों ने गोरी के झांसे में आकर अपने सुरक्षा चक्रों को ढीला कर दिया। गोरी पृथ्वीराज की सेना के संगठन और अनुशासन को तोड़ना चाहता था, क्योंकि तीरंदाज तब और भी खतरनाक हो जाते हैं जब दुश्मन की सेना तितर बितर हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी ने रात के अंतिम पहर में, यानी सूरज उगने से कुछ घंटों पहले, बेखबर राजपूतों पर अचानक से हमला कर दिया। राजपूत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और ऊपर से तीरों की बरसात। तो राजपूत खेमे में भगदड़ मच गई और भारी तबाही हुई। रात को तो हाथी भी बेकार थे। तो जैसे तैसे राजपूत इस सदमे से उबरे और उनके भारी बख्तरबंद घुड़सवारों ने तुर्क तीरंदाजों को मार भगाया। लेकिन राजपूत सेना को भारी नुकसान हो गया। इससे उनके मनोबल पर काफी गहरा असर हुआ और तुर्कों का उत्साह बढ़ गया। बहरहाल इस कांड के बाद सुबह युद्ध आरंभ हो गया। सम्राट पृथ्वीराज ने अपनी सेना को पिछली बार की तरह ही जमाया था, लेकिन गोरी इस बार बेहतर व्यूह रचना के साथ मैदान में उतरा। गोरी ने अपनी घुड़सवार सेना को 4 हिस्सों में बांटा और इन सभी मोर्चों पर 10,000 घुड़सवार तीरंदाज मौजूद थे और इनके साथ ही खास गुलाम घुड़सवारों की 4 टुकड़ियां, हर टुकड़ी में 2-2 हजार गुलाम घुड़सवार, और इन सब के पीछे 12,000 बख्तरबंद घुड़सवारों का एक और दस्ता। ये थी अतिरिक्त सेना, जिसे हम रिजर्व फोर्स कहते हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है जब सुबह से दोपहर तक लड़ते लड़ते दोनों तरफ के सिपाही थक जाते हैं। तब ये तरोताजा सिपाही कयामत बनकर दुश्मन की थकी हारी सेना पर टूट पड़ते हैं। गोरी अपने गुलाम घुड़सवारों के घेरे में रहकर अपनी सारी सेना का संचालन कर रहा था। इस बार भी युद्ध की शुरुआत गोरी ने ही की। उसने अपने तीरंदाजों को पृथ्वीराज के एक बाजू पर हमला करने भेजा। इस पार्थियन शॉट तरकीब से घुड़सवार तीरंदाज दुश्मन पर बिजली की तेजी से तीरों की बौछार करके तुरंत पीछे मुड़ जाते थे और भागते हुए ये तीरंदाज घुड़सवार 180 डिग्री के कोण में पीछे मुड़कर तीर चलाते थे, जिससे उनका हमला दुगना प्रभावी हो जाता था। गोरी के घुड़सवार इस पार्थियन शॉट तकनीक को कैराकोल पद्धति, कैराकोल फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें घुड़सवार सेना दुश्मन से 10-20 फीट दूरी से घेरों में हमला किया करती थी। इन दोनों ही तरकीबों का राजपूतों के पास कोई जवाब नहीं था और इस बार पार्थियन शॉट तकनीक से तुर्कों ने हाथियों पर भी काबू पा लिया और पृथ्वीराज की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। पहले रात के हमले में नुकसान और अब तीरंदाजों के हमलों में उससे भी बड़ा नुकसान। इससे पृथ्वीराज की सेना में हताशा छा गई। कई सामंत हताश होकर मोर्चा छोड़कर जाने लगे। तभी गोरी ने अपनी घुड़सवार सेना को जोरदार हमले के लिए भेज दिया। राजपूत सैनिक नजदीकी लड़ाई का मौका देखकर वापस मैदान में आ डटे और घमासान की जंग शुरू हो गई। इसके बाद ऐसा ही पृथ्वीराज की दूसरी बाजू के साथ भी किया गया। दोनों बाजुओं पर यही क्रम चलता रहा। युद्ध के इस मोड़ पर भले ही गोरी की स्थिति काफी मजबूत थी, फिर भी अभी यह कहना मुश्किल था कि गेंद किस पाले में जाएगी। युद्ध बहुत लंबा चला। दोपहर में गोरी ने अपना तुरुप का इक्का फेंका। ये थी 12,000 भारी बख्तरबंद घुड़सवारों की टुकड़ी, रिजर्व फोर्स, अतिरिक्त सेना, जो कि एकदम तरोताजा थी। और दूसरी ओर राजपूत सेना सुबह से लड़ते लड़ते काफी थक चुकी थी। तो इस तरोताजा अतिरिक्त सेना ने वो हमला किया जिसे राजपूत झेल नहीं पाए।
सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। इस घमासान में पृथ्वीराज का सबसे कुशल सेनापति, उनका दायां हाथ गोविंदराज तोमर भी धराशायी हो गया। गोविंदराज के गिरते ही राजपूतों की बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो गईं और युद्ध का पासा पूरी तरह से पलट गया। अब पृथ्वीराज दुश्मनों से घिर गए थे, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़ते रहे। मगर अब युद्ध का परिणाम साफ दिखाई देने लगा था और तराइन का मैदान वीर राजपूतों के शवों से पट गया था। पृथ्वीराज चौहान ये तराइन का दूसरा युद्ध हार चुके थे और मोहम्मद गोरी को मिली एक ऐसी निर्णायक और लाजवाब जीत जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, ये तो और भी बड़ी पहेली है। पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसको लेकर तीन धारणाएं हैं। सबसे पहली और सबसे प्रचलित जो पृथ्वीराज रासों में है, जिसे इतिहासकार सिरे से नकारते हैं, मत चूको चौहान। फिर भी रासों के इस कथानक को एक बार सुन लीजिए। पृथ्वीराज के राजकवि चंद बरदाई ने रासों में लिखा है कि युद्ध में पृथ्वीराज बंदी बनाए गए और उन्हें गजनी ले जाया गया। जब पृथ्वीराज ने गोरी के सामने नजरें नहीं झुकाईं, तो गोरी ने उनकी आंखें निकाल ली। फिर चंद बरदाई ने भेष बदलकर गोरी से मुलाकात की और उसे पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण के बारे में बताया। गोरी को विश्वास नहीं हुआ और उसने एक जन प्रदर्शन रखवाया, जिसमें पृथ्वीराज ने गोरी की आवाज और चंद बरदाई की बताई गई दूरी के अनुमान पर अपना शब्दवेदी बाण चलाकर गोरी को मार दिया। फिर चंद बरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे को कटारे गोपकर मार देते हैं। ये बड़ा ही सुंदर कथानक है, बड़ा ही नाटकीय प्रसंग है, लेकिन केवल साहित्य की दृष्टि से, क्योंकि ये एक महाकाव्य है जो लोगों के दिलों में जल्दी घर कर लेता है। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही हैं। पहली बात तो ये बताइए कि चंद बरदाई ने मरने के बाद पृथ्वीराज रासो कैसे पूरा किया होगा। दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो के भी कुछ संस्करण हैं, लेकिन उन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोरी सन 1206 तक जिया और उसकी हत्या झेलम नदी के किनारे खोखरों ने की थी। तो यह असंभव है कि सन 1192 में पृथ्वीराज गिरफ्तार हों और 14 साल कैद में रहने के बाद सन 1206 में मोहम्मद गोरी को मारें। तो महाकाव्य केवल साहित्य है, जबकि ऐतिहासिक तथ्य ही सत्य हैं। अब दूसरी संभावना की बात करते हैं, जिसका वर्णन विरुद्ध विधि विध्वंस में मिलता है। इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब तीसरी संभावना पर आते हैं, जो इतिहासकारों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार तुर्कों से संघर्ष जारी रखने का संकल्प लेकर पृथ्वीराज अपने घोड़े पर सवार होकर तराइन के मैदान से बाहर निकले, लेकिन सिरसा के पास गिरफ्तार हो गए। इसका वर्णन हमें हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध और मुस्लिम स्रोतों में भी मिलता है। तो इसके अनुसार गोरी पृथ्वीराज को अजमेर बंदी बनाकर ले गया और उसने उन्हें वहां अपने मांडलिक की तरह स्थापित किया। फिर जब पृथ्वीराज ने विद्रोह किया, तो पृथ्वीराज के खास सलाहकार प्रताप सिंह ने गोरी को इसका रहस्य बता दिया और फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दे दिया। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे, इसका उत्तर हम दो अलग अलग भागों में समझते हैं, राजनैतिक और सामरिक। राजनैतिक पक्ष के दो भाग हैं, आंतरिक और बाहरी। इसी तरह से सामरिक पक्ष के तीन भाग हैं, युद्ध संसाधन, तैयारी और रणनीति। पहले हम राजनैतिक कारण समझते हैं। आंतरिक राजनीति का जहां तक सवाल है, तो अपनी अंतिम पराजय के समय पृथ्वीराज की उम्र केवल 26 साल थी। कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, इस उम्र में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहलुओं को समग्रता से समझ पाना तब तक संभव नहीं है जब तक कोई अच्छा गुरु न हो। जैसे चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य, छत्रपति शिवाजी के लिए दादोजी कोंडदेव और स्वामी विवेकानंद के लिए रामकृष्ण परमहंस। पृथ्वीराज के समर्पित और प्रतिभावान मंत्री कदम्बवास इस भूमिका को निभा सकते थे, लेकिन उनकी असमय मृत्यु हो गई तो उनके गद्दार मंत्री प्रताप सिंह की ताकत बढ़ गई और उसने राज्य में जगह जगह विद्रोह खड़े किए, जिनको दबाने के लिए पृथ्वीराज को अपने कुछ होनहार और वफादार सेनापति भेजने पड़े, तो वो युद्ध में नहीं आ पाए
और उनके बदले तराइन के दूसरे युद्ध में आ गया घर का भेदी प्रताप सिंह। आगे आप समझ ही सकते हैं। अब बाहरी कारणों की बात करते हैं। आपने हमारे पृथ्वीराज के समय के भारत के वीडियो में देखा होगा कि चौहानों और गुजरात के सोलंकियों की तो पारंपरिक दुश्मनी थी। फिर पृथ्वीराज के दादा के जमाने में गहाड़वाल और चौहानों की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। मुद्दा था कन्नौज। उसके बाद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान ने जैसलमेर के भाटियों से व्यवहार बिगाड़ लिए और आखिर में खुद पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड पर हमला करके वहां के चंदेलों से दुश्मनी मोल ले ली, जो कि गहाड़ वालों के पाले में चले गए। तो पिछली 3 पीढ़ियों की राजनीतिक भूलों का परिणाम तराइन के मैदान में आपको देखने को मिला और लोग बिना मतलब जयचंद्र को बलि का बकरा बना देते हैं। यहां हम एक और अंधविश्वास का खंडन करने जा रहे हैं। जयचंद्र ने गोरी को पृथ्वीराज पर हमले का निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन पृथ्वीराज का साथ भी नहीं दिया, क्योंकि दोनों ही अदूरदर्शी थे। उस समय तो समझ पाना वैसे भी मुश्किल होता है, लेकिन आज 800 साल बाद हम उसका व्यवस्थित विश्लेषण कर सकते हैं। वो क्रूसेड्स का जमाना था। सारे मुस्लिम और ईसाई जगत पर धर्मांधता छाई हुई थी। उसी मजहबी उन्माद में मोहम्मद गोरी लड़ने निकला था, जिसकी जिद और ऊर्जा को, उसके वेग को न पृथ्वीराज समझ सके और न जयचंद्र। अब आते हैं सामरिक कारणों पर। सबसे पहले युद्ध सामग्री और संसाधन। वैसे तो हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक बातें और हैं। वैसे अगर आप सुन त्जू का आर्ट ऑफ वॉर पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि हमलावर सेना को क्या फायदे होते हैं और स्थानीय सेना को क्या फायदे होते हैं। पृथ्वीराज की सेना में प्रशिक्षित सिपाहियों के अलावा बहुत से किसान वगैरह भी थे। डाकुओं और किसानों की टक्कर हो तो कौन जीतेगा? एक कारण यह भी बताया जाता है, जो काफी हद तक वाजिब भी है, कि तुर्कों के पास बेहतरीन कवच थे, जबकि ज्यादातर राजपूत सैनिकों के पास ऐसे कवच नहीं थे। तो तीरों के हमले का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। गोरी के पास पृथ्वीराज के हाथियों का जवाब नहीं था और गोरी के घुड़सवार तीरंदाजों का भी पृथ्वीराज के पास कोई जवाब नहीं था। जिस भटिंडा के किले को जीतने में राजपूतों को साल भर से ज्यादा लग गया, उसी भटिंडा को गोरी को जीतने में और हारकर वापस जीतने में जरा भी समय नहीं लगा। हम अगर ये मान भी लें कि किलेबंदी और घेराबंदी के हथियार मैदान में ज्यादा काम नहीं आते हैं और इनमें तुर्क राजपूतों के मुकाबले कहीं आगे थे, तब भी हमें यह मानना ही होगा कि तकनीकी स्तर पर गोरी राजपूतों से निश्चित तौर पर बहुत आगे था। अगर हम केवल प्रशिक्षित योद्धाओं की बात करें तो गुजरात के सोलंकी भी बेहद शक्तिशाली थे और गोरी को एक बार बुरी तरह से हरा चुके थे। उन्हें गोरी से लड़ने का अनुभव था। जैसलमेर के भाटी भी गोरी के भुगत भोगी थे और उससे खार खाए बैठे थे। जयचंद्र तो सैन्य शक्ति में चौहानों से भी ज्यादा ताकतवर थे। उनके पास हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज थी और चंदेल वीरों की चर्चाएं तो आज तक मशहूर हैं। अगर कहीं ये सब एक साथ मैदान में उतर आते तो क्या होता? रणनीति की गलतियों को आप दोनों युद्धों के वर्णन से समझ ही चुके होंगे। युद्ध की तैयारियां क्या और कैसे हुई वो भी स्पष्ट है। पिछले युद्ध में मिली जीत से पैदा हुआ आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि पृथ्वीराज ये भूल गए कि पहली जीत भी कोई आसान जीत नहीं थी। जितनी तैयारी गोरी ने हार के बाद साल भर की, अगर उतनी ही तैयारी पृथ्वीराज भी करते तो क्या परिणाम अलग नहीं होता? जो इतिहासकार पृथ्वीराज रासों में इतिहास के अंश देख पाते हैं, वो आमतौर पर संयोगिता हरण का प्रसंग तराइन के इन दोनों युद्धों के बीच बताते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं कम हैं। फिर युद्ध के मौके पर शत्रु पर विश्वास क्यों किया जाए? इसलिए कि उनको आपको समझने का अच्छे से मौका मिल जाए, वो आपका अध्ययन कर लें और उसी हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाए। जो आपसे लड़ने सैकड़ों मील दूर तैयारी करके आया हो, जिस पर क्रूसेड्स का जिहाद सवार हो, वो क्या आपसे दोस्ती करेगा? रही बात रात के हमले की, तो याद कीजिए पृथ्वीराज का चंद्रावती यानी माउंट आबू के परमारों से संग्राम। उसमें पृथ्वीराज ने भी रात में हमले किए थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि यही चाल उनका दुश्मन भी चल सकता था। नजर हटी और दुर्घटना घटी। पृथ्वीराज चौहान के पतन के बाद उत्तर भारत में कई राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए।
गोरी का अगला निशाना था गाहड़वाल राज्य, जहां जयचंद्र राज कर रहे थे। सन 1194 में राजा जयचंद्र और गोरी के बीच आगरा के पास फिरोजाबाद से कुछ ही दूरी पर चंदावर का घमासान युद्ध हुआ। कहीं कहीं पर इसका साल 1193 भी बताया जाता है। इसमें जयचंद्र वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद गोरी वाराणसी तक जा धमका और उसके दाहिने हाथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे पहली बार तोड़ा था। भारत में अचानक से हुए इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए कोई तैयार नहीं था। जगह जगह विद्रोह हुए। चालुक्यों की शह पर अजमेर के आसपास मेहर जाति ने विद्रोह किया। अब हम पृथ्वीराज के परिवार को जरा समझ लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान की दो पत्नियों के नाम हमें किसी न किसी स्रोत से मिलते हैं। पहली इच्छनी देवी और दूसरी संयोगिता, जिस पर अधिकांश इतिहासकार सवाल उठाते हैं, क्योंकि संयोगिता का वर्णन केवल पृथ्वीराज रासो में मिलता है। रासो में संयोगिता के जौहर की बात की गई है। पृथ्वीराज का एक पुत्र भी था, गोविंदराज, जो संभवतः इच्छनी देवी से ही जन्मा था। कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त होते हैं जिन पर पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी दोनों के नाम हैं। इससे इतिहासकारों का यह अनुमान है कि पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के मांडलिक बन गए थे। पृथ्वीराज की मृत्यु केवल 26 वर्ष की आयु में हुई थी, तो गोविंदराज भी उस समय नाबालिग ही रहे होंगे। पृथ्वीराज के बाद गोविंदराज गोरियों के मांडलिक बनकर अजयमेरू के सिंहासन पर बैठे, जो अब अजमेर बन चुका था। इससे पृथ्वीराज के भाई और गोविंदराज के चाचा हरिराज को आघात पहुंचा, तो हरिराज ने गोविंदराज को हराकर अजमेर पर कब्जा कर लिया और गोविंदराज रणस्तंभपुर आ गए, जिसे आज हम रणथंबोर कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ने मेहरों के विद्रोह को दबाया, अजमेर पर हमला करके हरिराज को हराया और अजमेर को गोरी साम्राज्य में मिला लिया। उसने गोविंदराज को रणथंबोर का राजा स्वीकार कर लिया। यहां से चौहानों की रणथंबोर शाखा शुरू होती है, जो तब से लगभग एक शताब्दी तक चली। सन 1194 या 97 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नाडौल के चौहानों को समाप्त कर दिया, जबकि जालौर के चौहान अगले 100 साल तक, यानी अलाउद्दीन खिलजी के हमले तक राज करते रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी के हमले में चौहानों की दोनों शाखाओं का अंत हो गया। इसके अलावा बूंदी के हाड़ा राजपूत और गागरोन जलदुर्ग के खींची राजपूत भी चौहान ही माने जाते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ने गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ को लूटा। उसके बाद ग्वालियर और कालिंजर पर भी कब्जा किया गया। कुतुबुद्दीन के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे बौद्ध विहार और बड़े शैक्षणिक केंद्रों को ध्वस्त किया। इस तरह से भारत में पहले से ढलते चले आ रहे बौद्ध संप्रदाय को ऐसी चोट पहुंची जिससे वो भारत में फिर कभी नहीं उबर पाया। बख्तियार खिलजी ने सेन सम्राट लक्ष्मण सेन को हराकर पश्चिमी बंगाल पर कब्जा कर लिया। उधर मध्य एशिया में गोरी ने अपने शत्रुओं को हराया और अब गोरी साम्राज्य खुरासान से लेकर बंगाल तक फैल गया था, लेकिन कुछ ही समय के लिए। सन 1203 में सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गोरी अगला सुल्तान बना। इससे पहले कि वो भारत में आकर कुछ कर पाता, ख्वारिज्मियों ने फिर से हमला कर दिया और इस बार सन 1204 में उन्होंने गोरी को उसके जीवन की सबसे बुरी हार दिखाई। फिर एक विद्रोह को दबाते हुए सन 1206 में पंजाब में मोहम्मद गोरी की खोखरों ने हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी निसंतान ही दुनिया से चला गया, तो उसका नाबालिग भतीजा अगला सम्राट बना और गोरी के गुलामों ने सारा साम्राज्य आपस में बांट लिया। अधिकांश उत्तर भारत कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गया और इस तरह से सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तराइन की दूसरी लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी, जिसने भारतीय इतिहास में मुस्लिम काल की नींव रखी। राजपूतों की ताकत में नाटकीय रूप से भारी गिरावट आई और उनकी सत्ता कुछ मजबूत किलों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई, जैसे जैसलमेर, चित्तौड़, जालोर, सिवाना, रणथंबोर, ग्वालियर वगैरह। ये सभी इलाके या तो पहाड़ी थे या फिर कम उपजाऊ या बिल्कुल रेगिस्तान। तो राजपूतों के धन और संसाधनों में काफी कमी आई। पृथ्वीराज चौहान के पतन की एक शताब्दी के अंदर
उत्तर मध्य भारत में कई सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन भी आए। सूफियों की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम प्रचार के लिए गौर से भारत आए। उनके भारत में आने के काल को लेकर दो धारणाएं हैं। पहली जो सबसे लोकप्रिय है कि वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में अजमेर आए थे। पृथ्वीराज से उनके मतभेद हुए, उन्होंने गोरी को आमंत्रण दिया और पृथ्वीराज के पतन का कारण बने। लेकिन दूसरी धारणा को इतिहासकार मान्यता देते हैं कि वो पृथ्वीराज की मृत्यु के भी 30 साल बाद दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत में तब आए जब मध्य एशिया में मंगोलों ने आतंक मचा रखा था। वो इतिहास का एकमात्र समय था जब वाकई इस्लाम खतरे में था। लेकिन इस दूसरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोइनुद्दीन चिश्ती अगर इल्तुतमिश के समय भारत आए थे तो इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली में ही क्यों नहीं बस गए और अपना महत्व खो चुके शहर अजमेर में आकर क्यों बसे। पृथ्वीराज चौहान का आकलन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया गया है। चंद बरदाई और जयानक उन्हें वीर और पराक्रमी शासक बताते हैं, हालांकि उनके प्रेम प्रसंग और विलासिता पर भी इशारा करते हैं, जबकि कई अन्य स्रोत उनके कर्तव्य पर विलासिता को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। वैसे ये भी एक सबक है कि जब कर्तव्य पुकार रहा हो तो एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना उचित नहीं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि पृथ्वीराज ने कई विद्वानों को आश्रय दिया, प्रश्रय दिया, जैसे विद्यापति, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भाट और कश्मीरी पंडित जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा। पंडित का यहां अर्थ ब्राह्मण नहीं बल्कि विद्वान है। तो उस काल में कश्मीरी पंडितों का सारे भारत में सम्मान था, दक्षिण भारत तक। अब हम देखने जा रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान का ऐतिहासिक महत्व क्या है, उनको लेकर क्या क्या धारणाएं प्रचलित हैं। आज 800 साल के बाद भी पृथ्वीराज चौहान एक आम भारतीय की यादों में क्यों और कैसे अमर हैं और उनके प्रसंग से हमें क्या सबक मिलते हैं। जहां तक पृथ्वीराज चौहान के ऐतिहासिक महत्व की बात है तो चौहान साम्राज्य हिंदू जगत का एक शक्तिशाली सीमावर्ती राज्य था और एक सीमावर्ती राज्य की चुनौतियां अपने ही तरह की होती हैं, अलग होती हैं। तुर्क किसी गरीब डाकू की तरह भारत की दौलत पर नजरें गड़ाए रहते थे, मौका मिलते ही छापा मारते थे और किसी ओजस्वी नेता के आते ही हमले करते थे। तुर्कों के इन्हीं विध्वंसकारी हमलों से निपटने के लिए गहाडवाल शासक एक तुरुष्क दंड नाम का कर लगाते थे। विशेषज्ञ इसकी 3 व्याख्याएं बताते हैं। पहली, तुर्कों से टक्कर लेने के लिए धन संग्रह। दूसरी, तुर्कों के छापों से हुए नुकसान की भरपाई। तीसरा, राज्य में रहने वाले मुसलमानों से वसूली। लेकिन पहली 2 तर्क संगत हैं। कहा जाता है कि बाद के गहाडवाल शासकों ने तुरुष्क दंड बंद करवा दिया था, जिसका कारण था चौहानों द्वारा तुर्क हमलावरों को मुंहतोड़ जवाब। तो पृथ्वीराज रासो में एक कहानी आती है कि जयचंद्र ने कन्नौज में राजसूय यज्ञ किया, जिसमें संयोगिता का स्वयंवर भी था। उसमें जयचंद्र ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी प्रतिमा दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर रखवाई। इसमें से अगर आप व्यंग का तत्व निकाल दें तो यह प्रतीक कितना सच्चा था। जैसे ही दरवाजा टूटा, लुटेरे घर के आखिरी कमरे तक जा धमके। पृथ्वीराज के पतन के 1 दशक के अंदर तुर्क पश्चिम में गुजरात तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र और बंगाल की खाड़ी तक जा पहुंचे। उसके भी 25 साल बाद नर्मदा तक और उसके भी 100 साल के अंदर कन्याकुमारी तक। क्रूसेड्स के आलम में भारत में क्या क्या नहीं हुआ होगा। उज्जैन का महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ इतिहास में पहली बार तोड़े और लूटे गए। इससे भी बड़ी त्रासदी थी भारतीय समाज का हिंदू और मुसलमान फिरकों में स्पष्ट विभाजन। एक गुलाम बनकर सदियों तक दबता चला गया, दूसरा लड़ते लड़ते और राज करते करते आत्मविश्वासी और ओजस्वी बनता चला गया। स्वाभिमान शून्य हिंदू आज भी अपने कायरतापूर्ण तुष्टीकरण और तृप्तिकरण को ही अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता समझते हैं, जो कि हार से पैदा हुई हीन भावना का ही स्वरूप है। तो पृथ्वीराज चौहान के इस ऐतिहासिक महत्व को हम में से तो कोई नहीं नकार सकता। पर आश्चर्य की बात है कि पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रियता का आधार उनका ऐतिहासिक महत्व नहीं है,
बल्कि उनकी वीर गाथाओं का आधार उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि एक आम भारतीय का मन उसी को महानायक मानता है जो एक शस्त्रधारी घुड़सवार राजा हो। तो पृथ्वीराज चौहान आखिर इतने लोकप्रिय हुए कैसे? पहला कारण, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रारंभिक महान कृतियों में से एक है और हिंदी साहित्य में इसका एक अमर स्थान है। जहां जहां हिंदी का प्रचार हुआ, वहां वहां पृथ्वीराज रासो के जरिए पृथ्वीराज चौहान पाठकों और श्रोताओं के मन में घर कर गए, सिवाय बुंदेलखंड के, जहां उसी काल के लोकप्रिय नायक हैं आल्हा और उदल, जिनका पृथ्वीराज से संग्राम हुआ था। जयचंद्र बेचारे खामखा देशद्रोह का प्रतीक बन गए। दूसरा कारण, यदि हम भाषा के पहलू को दरकिनार कर भी दें, तब भी प्रेम कहानियां अक्सर अमर हो जाती हैं। चौहान उपनाम महाराष्ट्र तक पाया जाता है। लोकप्रियता और भी नई नई लोक कथाओं को जन्म देती है। तो लोक कथाओं का क्या है? अलादीन, अली बाबा और सिंदबाद अरेबियन नाइट्स में नहीं थे, फिर भी ये अरेबियन नाइट्स के सबसे लोकप्रिय किरदार हैं। ठीक उसी तरह 4 बांस 24 गज और मत चूको चौहान, ये दोहा पृथ्वीराज रासो में है ही नहीं, और जमीन नापने के लिए गज का इस्तेमाल सिकंदर लोदी के काल में शुरू हुआ था, तब से 300 साल बाद। दूसरा मिथक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और पृथ्वीराज के आपसी व्यवहार के बारे में है। इसको लेकर दोनों फिरके रोज नई नई कहानियां गढ़ते चले जा रहे हैं और इस पर हम पिछले ही भाग में बात कर चुके हैं। आजकल एक और हवा चल रही है कि पृथ्वीराज ने ही असल में कुतुब मीनार बनवाया था। ऐसी एक लोक कथा है जरूर कि पृथ्वीराज ने अपनी बेटी के यमुना दर्शन के लिए एक मीनार बनवाई थी। दूसरा, इस पर बाद की तारीख का विजय स्तंभ का एक संस्कृत नागरी अभिलेख भी मिला है। लेकिन अपनी आंखों पर कैसे भरोसा न करें। कुतुब मीनार का ढांचा विशुद्ध तुर्किक है। इसकी बनावट जाम की मीनार से मिलती जुलती है, जो गोरियों की राजधानी फिरोजकोह में है, और इससे जरा पहले बनी गजनी की मीनारें और ईरान का गुंबदे काउस। वैसे आपको बता देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल ही बनवाई थी। उसके अगले सुल्तान इल्तुतमिश ने इसके ऊपर 3 मंजिलें और बनवाईं। ऊपरी मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर की 2 मंजिलें बनवाईं, जो कि देखते ही अलग समझ में आ जाती हैं। एक बात और आपको स्पष्ट कर देते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार राजपूत शब्द 13वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। यानी उन इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज के समय राजपूत शब्द था ही नहीं। इसी से संबंधित एक और लोक धारणा है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे। अब इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। आप ही तय कीजिए कि सम्राट किसे कहते हैं और हिंदू शब्द के क्या मायने हैं। रही बात अंतिम हिंदू सम्राट की, तो हमेशा याद रखिए कि दक्षिण भारत के पराक्रमी विजयनगर सम्राट घोषित हिंदू सम्राट थे और मराठों के छत्रपति भी हिंदवी स्वराज के मुखिया थे। मेवाड़ के कुछ शासकों का राज्य भी काफी बड़ा था, जैसे राणा कुंभा और राणा सांगा, लेकिन इनमें से किसी को भी उत्तर भारत का सम्राट नहीं कहा जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। लेकिन फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू को क्या कहेंगे? येन केन प्रकारेण पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का सम्राट बताया जाता है, जबकि उनकी राजधानी अजमेर थी। हां, उन्होंने दिल्ली को काफी महत्व दिया और आगे चलकर शायद दिल्ली को दूसरी राजधानी भी बना देते, लेकिन उनके पतन के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर भारत में कन्नौज का स्थान ले लिया दिल्ली ने, जो अब तक बरकरार है। पृथ्वीराज चौहान के प्रसंग से हमें क्या सबक मिलते हैं? वतन के रखवाले सशक्त रहें, सजग रहें, दूसरों से नई चीजें सीखें, लड़ने की सबसे आधुनिक, सबसे विकसित और सबसे प्रभावी तकनीकें सीखें। कोई भी सेनापति, कोई भी शासक गाड़ी के ड्राइवर जैसा होता है। ड्राइवर की एक पल की झपकी सारी सवारियों की आखिरी झपकी साबित हो सकती है। दूसरा सबक, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझकर व्यर्थ में ही अपने देशवासियों, खास करके अपने पड़ोसियों से न उलझें। कुछ सबक दिग्भ्रमित देशवासियों के लिए, उन बेचारे भोले पंछियों के लिए।
दूरदृष्टि की अपनी तीसरी आंख खोलें, दुनिया की घटनाओं पर पैनी और गहरी नजर रखें। उस जमाने में केवल पृथ्वीराज चौहान या जयचंद्र को ही नहीं, बल्कि भारत के बच्चे बच्चे को क्रूसेड्स की जानकारी होनी चाहिए थी, जैसे उस जमाने के हर मुस्लिम और ईसाई को होती थी। बड़े से गोरी साम्राज्य का सारा वजन एक ही बार में पहले चौहान साम्राज्य पर और फिर गहाड़ वालों पर आ गिरा। दोनों ही इस वजन और वेग को नहीं झेल पाए। अकेले अकेले वैसे भी मुश्किल था। अपना शत्रु बोध दुरुस्त करें तो अपने दुश्मनों को समझें, उनकी ताकत का सही मूल्यांकन करें। बेवजह दुश्मन न बनाएं, लेकिन जो आपको वजह बेवजह दुश्मन समझते हैं उनके इरादों को समझें। साधारण पड़ोसियों के हमलों और धर्मांधता से प्रेरित हमलों का अंतर समझें। पृथ्वीराज के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई नहीं बचा, तो सभी का फर्ज बनता है कि वतन के रखवालों की पूरी पूरी मदद करें, वरना दुश्मन जीतेगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। और एक बात, वीरता तो सम्माननीय है ही, लेकिन जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। रक्षात्मक सोच से काम नहीं बनता, इसीलिए दुश्मन के इलाकों पर दावा करें, कदम आगे बढ़ाते रहें, मौका मिलते ही आगे बढ़कर हमला करें। अगर पृथ्वीराज उसी समय लाहौर और मुल्तान पर हमला कर देते तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। हमला करने और जीतने की क्षमता थी या नहीं थी, ये एक चर्चा का विषय है। इसीलिए खुद का भी सही सही मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अगर उस दिन गोरी दरवाजे पर ही दम तोड़ देता तो न सिर्फ हमलावरों की हिम्मत टूट जाती, बल्कि भारतीयों का स्वाभिमान भी बना रहता। उनमें हमलावरों के छक्के छुड़ाने की हिम्मत भी आ जाती, आत्मविश्वास जागता। लेकिन हाथ आई एक निर्णायक हार, उसके बाद फिर 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 हार, और भारतीयों का आत्मविश्वास टूटता चला गया। उसे जगाने के लिए 780 साल इंतजार करना पड़ा। चौहान शासकों के अभिलेख हिमालय की तराई से लेकर मेवाड़, मारवाड़ और बुंदेलखंड तक फैले हुए हैं, जबकि अजमेर में आज भी चौहानों के कई चिन्ह मौजूद हैं। पुष्कर के पुराने मंदिर तो अब नष्ट हो चुके हैं, पर तारागढ़ का ऐतिहासिक किला अभी भी मौजूद है। अर्णोराज की अनासागर झील और विग्रहराज का संस्कृत विद्यालय, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। मगर एक चीज को देखकर दुख होता है, यह है मोहम्मद गोरी का स्मारक। इसे ध्यान से देख लीजिए। और ये रहा पृथ्वीराज चौहान स्मारक। कोई भी पर्यटक किससे आकर्षित होगा? 20 करोड़ का पाकिस्तान और 120 करोड़ का हिंदुस्तान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अगर हम सचमुच श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो केवल एसएमएस ही फॉरवर्ड न करते रहें, कम से कम उनके लिए एक भव्य स्मारक ही बनवा लें। अपनी काम चोरी का दोष हम दूसरों को तो नहीं दे सकते ना। सारे भारतीय इतिहास में शायद ही ऐसा कोई शासक हुआ हो जिसके जाने के इतने दूरगामी परिणाम हुए।